हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट प्लेटो के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट वीडियो में जीवन परिचय के बारे में बात किया था, क्या थे उनका लाइफ हिस्ट्री उसके बारे में, और उसके बाद आकारों का सिद्धांत क्या था उसके बारे में बात किया था। ये दो चीज़ें हमने उसमें बात किया था। फ्रेंड्स, आज हम इसमें जो पार्ट 2 है इसमें हम बात करेंगे इनके आदर्श राज्य का विचार क्या क्या था, इनका आदर्श राज्य पर विचार। और दूसरा है हमारा न्याय के ऊपर, और तीसरा हमारा फ्रेंड्स शिक्षा पर। तो इन तीनों पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको इनके विचारों का जो सिस्टम है आपको समझ में आएगा कि कैसे इनके जो विचार थे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो दो विचार हैं इनके, जो साम्यवाद का है और जो स्टेटमेंट और लाज में इनके जो विचार हैं, जैसे बदल गए थे पब्लिक पब्लिक जो इनकी रिपब्लिक बुक है, जो बदल गए थे इनके विचार स्टेटमेंट और लाज में जा करके, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए आदर्श राज्य पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, आदर्श राज्य पर बात करने से पहले सबसे पहले हमको आदर्श को समझ लेना है कि आदर्श आखिर है क्या। फ्रेंड्स, आदर्श एक ऐसी चीज, मतलब एक ऐसी चीज है जिस तरीके से हम बनना चाहते हैं, या किसी भी कि ये हमारे आदर्श हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, वही आदर्श हो गया। तो इनको आदर्श राज्य क्यों कहा जाता है कि इन्होंने कल्पना कल्पना किया था राज्य की, मतलब कि राज्य की रूपरेखा इनके मस्तिष्क में थे कि ऐसा राज्य मैं बनाऊंगा, ऐसा राज्य बनाने की कल्पना करते थे। इसीलिए इनके जो राज्य था उसे आदर्श राज्य कहा जाता है। एक आदर्श राज्य की रूपरेखा इनके मस्तिष्क में थी और काल्पनिक थी, इसीलिए उसे आदर्श राज्य कहा जाता था। जो वास्तविकता में नहीं था वो ऐसा राज्य बनाना चाहते थे, इसीलिए इनके जो राज्य का कॉन्सेप्ट है उसे आदर्श राज्य कहा जाता है। अब इस आदर्श राज्य की बात करते हैं कि इन्होंने क्या कुछ कहा है आदर्श राज्य में। फ्रेंड्स, सबसे पहले इन्होंने बात किया कि जब इनके जो गुरु थे अरस्तु, वो सुकरात, जब मृत्यु हो गई थी तो वो चाहते थे प्लेटो कि एक ऐसी शासन व्यवस्था हो जहां पर इस तरीके का जो घटना हुई है दोबारा से ना हो, किसी विद्वान व्यक्ति को ना मारा जाए। इसीलिए वो आदर्श राज्य की कल्पना करते थे जहां पर दार्शनिक राजा होगा हैं, और लोग अपने अपने अनुसार अपने अपने कार्यों को करेंगे, किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसे इन्होंने राज्य बनाने की कल्पना किया था, और कई वर्षों तक ये बाहर भी रहे, और अपनी जो बुक है द रिपब्लिक इनकी, उसमें इन्होंने आदर्श राज्य का चर्चा किया। फ्रेंड्स, आदर्श राज्य की सबसे पहली विशेषता ये है कि इसमें इन्होंने एक दार्शनिक राजा की बात किया, एक दार्शनिक राजा की बात किया। दार्शनिक राजा होगा, दार्शनिक राजा कैसे कि इन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था एक कला है, और कला सबको नहीं आती है। जिसके पास ज्ञान गुण और अपने में सद्गुण होगा, संयम होगा, जिसके अंदर जो शास्त्र चलाना जानता है, जो अच्छाई को पहचान पाएगा, जो दार्शनिक होगा, वही शासन करने योग्य है, इनका ऐसा मानना था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो राजा है, राजा की शिक्षा पर इन्होंने बहुत बल दिया था। अभी हम बात करेंगे शिक्षा पर, जो इनका एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आदर्श राज्य का क्या कि एक दार्शनिक राजा होगा जो सभी को, लोगों को, जो प्रजा है उनको न्याय के रास्ते पर लेके जाएगा, एक अच्छे मार्ग पर उनको नैतिक बनाएगा है, और ऐसी कोई भी घटना नहीं होने देगा, सभी लोग अपने अपने काम करेंगे। ये तो थी इनकी विशेषता। दूसरा फ्रेंड्स ये था कि इन्होंने बात किया आदर्श राज्य में कि आदर्श राज्य क्या होगा। आदर्श राज्य में जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं नागरिक, उनको 3 भागों में इसने बांट दिया। इन्होंने, प्लेटो ने इन्हें 3 वर्गों में बांट दिया। 3 वर्गों में, 3 वर्ग कौन कौन से थे यहाँ पर फ्रेंड्स। एक था जैसे कि मजदूर वर्ग, मजदूर मजदूर वर्ग, ये मार्क्स का मजदूर वर्ग नहीं है। मजदूर वर्ग, कामगार, व्यापारी, जो भी किसान है, इन सभी को एक वर्ग में रख दिया। और दूसरा दूसरा वर्ग इसने कहा कि सैनिक वर्ग होगा, सैनिक सैनिक और तीसरा इन्होंने कहा कि शासक होगा, शासक शासक। ठीक है, तो इन 3 वर्गों में इन्होंने पूरे समाज को, जो इनका राज्य था उसको बांट दिया कि 3 वर्ग होंगे इसमें। इनकी ये विशेषता थी पहला। और इनका तीसरा विशेषता ये थी आदर्श राज्य की कि ये जो दार्शनिक होगा, ये जो राजा होगा, इसमें ये सबसे इनका काम का क्या होगा कि न्याय को स्थापित करना लोगों में कैसे न्याय स्थापित करेगा कि जो जिन लोगों का जैसा गुण है उस हिसाब से उनको कार्य को सुनिश्चित करना, और वो व्यक्ति वही काम करे, किसी और के काम में दखल अंदाजी ना करे, हस्तक्षेप ना करे। ये ऐसा सुनिश्चित करेगा कौन, दार्शनिक राजा ये सुनिश्चित करेगा। तो ये इनकी आदर्श राज्य की कल्पना थी फ्रेंड्स। और इसकी और अगर बात करें हम आदर्श राज्य की, तो इन्होंने कहा कि जो राजा होगा, राजा वो निगरानी रखेगा, निगरानी
निगरानी रखेगा। किस पर निगरानी रखेगा? कि राज्य में ऐसी कोई भी वस्तु या सामग्री को नहीं फैलाया जाएगा जिससे लोग अनैतिक हो जाएं या किसी गलत मार्ग या किसी गलत संगति में चले गए। इनका कहने का मतलब ये था कोई भी संगीत, कोई भी जो साहित्य है उस पर निगरानी, सेंसरशिप रखना राजा का कर्तव्य होगा है। और इसके बाद अगर बात करते हैं शिक्षा की, तो इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है, ये शिक्षा किसका काम है? राज्य का काम है। लोगों तक पहुंचाना, लोगों को शिक्षित करना राज्य का कर्तव्य है। शिक्षा को इन्होंने बहुत महत्व दिया है और शिक्षा को कहा जाता है कि शिक्षा के इनकी जो प्रणाली है पूरा केंद्रित कौन था? राजा के ऊपर केंद्रित था। लेकिन इन्होंने यहाँ आदर्श राज्य में बताया कि शिक्षा राज्य के द्वारा दिया जाएगा। तो ये फ्रेंड्स इनका आदर्श राज्य का कॉन्सेप्ट था, शॉर्ट में हमने बताया है। पहला कि यहाँ दार्शनिक राजा होगा और वर्ग समाज को उन्होंने 3 वर्गों में बांट दिया है। न्याय को स्थापित करेंगे। इनका सबसे मेन उद्देश्य क्या था? न्याय ही वो आधार था जिस पर ये आदर्श राज्य खड़ा रहेगा। अगर न्याय नहीं रहेगा तो आदर्श राज्य भी नहीं रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इनका न्याय हो जाता है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो आदर्श राज्य क्या है? आधार, नींव है। और उसका ढांचा क्या है? न्याय क्या है? नींव है। और आदर्श राज्य क्या है? उसका ढांचा है, नींव है। और इस आदर्श राज्य में क्या क्या काम होंगे? एक दार्शनिक राजा होगा। उस दार्शनिक राजा 3 वर्गों में बांट देगा समाज को, और समाज 3 वर्गों में बटा होगा और न्याय को स्थापित करेगा लोगों के अंदर, लोगों को बताएगा, उनको अच्छे रास्ते पर, उनके अच्छे मार्ग पर लेके जाएगा, राज्य का कल्याण करेगा, राज्य की सुरक्षा करेगा। ये सब इनका विचार था। और राज्य क्या करेगा? निगरानी रखेगा, कोई भी गलत काम ना हो, कोई भी ऐसी चीजें समाज में ना हो जिससे लोग अनैतिक बने या गलत रास्ते, बुरी संगति में जाएं। इनका ये मार्ग। चौथा यह था कि उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था किया कि राज्य का ही काम है शिक्षा देना, राज्य का ही काम है शिक्षा देना। ठीक है। तो ताकि जब राज्य ही शिक्षा देगा तो राज्य अपने अनुसार वही शिक्षा प्रोवाइड करेगा जिससे राज्य को कोई खतरा ना हो या राज्य टूटे ना है। तो इसी तरीके से, इसीलिए उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा दिए जाने की मांग की है। फ्रेंड्स अभी हम शिक्षा के बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे। तो ये तो फ्रेंड्स इनका आदर्श राज्य की इन्होंने विशेषता बता दिया। लेकिन इनका जो शिष्य थे, कौन? इनके जो शिष्य थे अरस्तु, इन्होंने इसकी आलोचना की और फिर आने वाले समय में काफी लोगों ने, जो विद्वान हुए, इन्होंने आदर्श राज्य की आलोचना की। आलोचना क्या किया फ्रेंड्स? उन्होंने कहा सबसे पहले कि एक जो आदर्श राज्य है यहाँ पर कोई कानून नहीं है, कानून या लिखित संविधान नहीं है, लिखित संविधान ही नहीं है। अब इसका क्या मतलब है कि उन्होंने कहा कि एक दार्शनिक राजा को सारी शक्तियां दे देने से राज्य तो सर्वाधिकारवादी हो जाएगा। सर्वाधिकारवादी का मतलब कि राजा निरंकुश हो सकता है, क्योंकि शक्ति पाने के बाद राजा चाहे जितना भी गुणी हो, चाहे जितना ही गुणी क्यों ना हो, सत्ता या पद प्राप्त करने के बाद उसके अंदर अहंकार आ सकता है, वो अपने हित में भी काम कर सकता है। लेकिन प्लेटो का कहना था कि राजा के अंदर, दार्शनिक राजा के अंदर अपने हित, मोह माया कुछ रह ही नहीं गया। वो समाज के ही लिए ही कल्याण करेगा और उसका पूरा जीवन समाज में ही अर्पित है, वो कुछ करेगा नहीं। लेकिन उनके आलोचकों का कहना था कि शक्ति पद प्राप्त करने के बाद वो निरंकुश हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नियम कानून है ही नहीं। जो राजा बोलेगा वही नियम होगा, जो राजा कहेगा वही आदेश होगा। तो ऐसे में निरंकुश शासन हो सकता है, और जहां पर लोगों की हित की बात है वहां हित की जगह लोगों का शोषण होना शुरू हो जाएगा। तो ये पहली आलोचना थी। दूसरी आलोचना उन्होंने ये किया कि समाज को उन्होंने 3 वर्गों में बांट दिया। कहा कि समाज को ऐसे हम वर्गों में बांट नहीं सकते कि ये इनका गुण है तो यही काम करेंगे, ये इनका गुण है, दूसरा साहस का गुण है तो सैनिक वर्ग ही रहेगा, और ये तृष्णा का गुण है तो ये मजदूर या किसान ही बनेगा। तो उन्होंने कहा कि इसकी पहचान कैसे की जाएगी और पहचान की प्रक्रिया क्या होगी कि आपने इनको 3 वर्गों में बांट दिया। तो उन्होंने शिक्षा को बताया, तो शिक्षा को भी इन्होंने, जो शिक्षा का इनका थोड़ा सा जो विचार है असमानता को लेकर, उनकी भी आलोचना हुई। तो पहला क्या था कि कानून या नियम कुछ भी नहीं है। दूसरा, यहाँ पर वो 3 वर्गों में बांट दिया है, समानता का कोई वो नहीं है, समानता। और तीसरा फ्रेंड्स ये कि इन्होंने सेंसरशिप, जो निगरानी की बात किया कि जो साहित्य है उन पर, सभी पर निगरानी रहेगी और कोई भी ऐसे गलत काम नहीं करेगा। तो सेंसरशिप का इन्होंने आलोचना किया। इससे तो कला का जो क्षेत्र है वो विकसित ही नहीं हो पाएगा। लोगों की जो रचनात्मक शक्ति है, जो रचनात्मक कार्य करने का वो चाहते हैं, वही नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या, लोगों की स्वतंत्रता भी बाधित होती है। चौथा क्या है फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ कर्तव्य की बात की गई है, अधिकार तो है ही नहीं यहाँ पे।
अधिकार है ही नहीं, लोगों को सिर्फ कह दिया गया कि जो आपका जो काम है वही आप करेंगे, दूसरे काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो सिर्फ कर्तव्यों की बात की गई, अधिकारों की बात नहीं की गई। तो इस तरीके से यहाँ पर इनकी आलोचना की गई है। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो था इनके आदर्श राज्य का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं इनके, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब बात करते हैं हम इनके न्याय व्यवस्था की। फ्रेंड्स अभी हमने बात किया कि जो आदर्श राज्य की नींव थी वो इनके न्याय पर ही टिकी हुई था। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा प्लेटो सबसे ज्यादा न्याय पर फोकस करते हैं, और इनकी जो रिपब्लिक पुस्तक है, रिपब्लिक इनकी जो रिपब्लिक पुस्तक है वो उनका शीर्षक भी न्याय से ही लिया जाता है, न्याय से ही लिया जाता है, न्याय का ही अर्थ माना जाता है। उन्होंने कहा कि जो आदर्श राज्य है, आदर्श राज्य वो किस पर टिका होगा? न्याय पर। न्याय, तो अब ये न्याय क्या है इस पर बात करते हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो भी उस समय पर न्याय की परिभाषा प्रचलित थी उसको इकट्ठा किया, उसको विश्लेषण किया, और उसके बाद ही उन्होंने न्याय का विचार अपना दिया। तो क्या क्या उनके उस समय पे परिभाषा उन्होंने किया, मतलब कि उस टाइम पे यूनान में कैसे कैसे न्याय को लेकर के परिभाषा दी जाती थी, क्या लोग सोचते थे न्याय के बारे में, उसकी विवेचना करते हैं। उन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला बांटा परंपरागत। दूसरा बांटा उन्होंने फ्रेंड्स उग्रवादी या क्रांतिकारी कह लीजिए, उग्रवादी। और तीसरा फ्रेंड्स उन्होंने बांटा किसमें? कार्य कारण कह लीजिए या व्यवहारिक कह लीजिए, व्यवहारिक। ये 3 तरह की परिभाषा दिया था फ्रेंड्स। अब हम एक एक करके इस पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है, अभी ये अपना न्याय का जो सिद्धांत है खुद का नहीं दे रहे हैं, जो पहले परिभाषा दी गई थी इनसे पहले उसका विश्लेषण करके अपनी बुक में बता रहे हैं। तो पहले का ही क्या है कि परंपरागत में 2 लोग थे, पिता और पुत्र की जोड़ी थी, सेफलस और पॉलीमार्क्स। ठीक है, ये पिता पुत्र की जोड़ी थी। प्लेटो गए इनके पास, दरवाजा खटखटाया, उनसे पूछा कि आप न्याय को लेकर के क्या सोचते हैं, न्याय के लेकर के आपकी अवधारणा क्या है। तो सबसे पहले सेफलस बोलते हैं, उनके पॉलीमर्स के पुत्र, कि न्याय तो ईमानदार रहना है, सदा सत्य बोलना है, यही न्याय है। तो ठीक है, इन्होंने कहा, सेफलस ने कहा कि सत्य बोलना और ईमानदार होना, ईमानदार, ये न्याय है। तो इन्होंने कहा कि ये न्याय है। तो प्लेटो ने कहा कि न्याय ये कैसे हो सकता है? न्याय अगर सत्य बोलना हो गया, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन फंस जाती है कि वहां पर हम सत्य बोल ही नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आत्महत्या कर रहा है किसी वजह से और लोग उसे बचाना चाहते हैं और वो किसी चीज को लेकर के अड़ा हुआ है कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो क्या हम उसको वहां पर सत्य बोलना सही है? उसने प्लेटो एक उदाहरण है, क्या हम वहां पर सत्य बोल सकते हैं? उसको सत्य बोलेंगे तो वो तो मर जाएगा, और तो यहाँ पर झूठ भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये न्याय नहीं हो सकता है, न्याय तो सदैव रहता है ना। न्याय ये कैसे हो गया कि एक समय पर बदल गया, दूसरे समय पर फिर नहीं बदला? ऐसे न्याय नहीं होगा। और ईमानदारी की बात की तो ईमानदार, उन्होंने कहा कि हमेशा हम ईमानदार नहीं रह सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा हम हमेशा ईमानदार नहीं रह सकते हैं, कई ऐसी घटनाएं हो जाती है, कई ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति फंस जाता है कि वहां पर ईमानदारी रह नहीं जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर एक व्यक्ति है, उसने अपना हथियार आपको दे रखा है, ठीक, और जब उसका दिमाग खराब हो गया तो वो आपसे आपका हथियार मांगता है, क्या आप ईमानदारी के तहत रहते हुए उसको हथियार दे देंगे? उस हथियार से वो किसी की भी घटना भी कर सकता है। तो इसीलिए इन्होंने न्याय की जो धारणा थी इस सेफलस की, इसका त्याग दिया कि ये तो न्याय है ही नहीं, ये न्याय नहीं हो सकता। वहीं से दोबारा जो उनका जो पुत्र था पॉलीमर्क्स, वो कहता है रुकिए मैं भी बताता हूँ। तो उन्होंने प्लेटो ने कहा जी हाँ आप भी बताइए। उन्होंने कहा कि जो न्याय है, न्याय क्या है? दूसरे के व्यवहारों का जैसा व्यवहार करता है उसी हिसाब से उसके साथ उसको पुरस्कार देना। कैसे? कि मित्र के साथ मित्रता करना और जो शत्रु है उसको शत्रु की तरह व्यवहार करना। उन्होंने कहा मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ जो शत्रु है, शत्रु उसके साथ शत्रुता।
फिर प्लेटो ने कहा ठीक है, आपने ये बोल दिया कि मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ शत्रुता का जैसा व्यवहार करना, लेकिन ऐसा तो ये अनैतिक हो जाएगा कि कभी कभी जो मित्र दिखाई देता है वो शत्रु की तरह व्यवहार कर सकता है, और जो शत्रु है वो आपके अच्छे के लिए सोच रहा हो, तो ये कैसे न्याय हो गया? न्याय तो ये नहीं हो सकता है। इन्होंने, प्लेटो ने ये कहा। तो इन जो ये धारणा थी इसको भी उन्होंने ठुकरा दिया कि ये भी गलत है। तो यहाँ से वो परंपरागत जो न्याय की धारणा थी इसको ठुकरा देते हैं और बताते हैं कि ऐसी न्याय की व्यवस्था हो नहीं सकती है जो नैतिकता के उल्लंघन करती हो। नैतिकता का उल्लंघन करती हो वो न्याय हो नहीं सकता है। अब बात करते हैं दूसरा फ्रेंड्स। दूसरा के 1 मिनट में इसको इरेज कर लेता हूँ। दूसरा क्या कहा उन्होंने कि जो दूसरा था, 1 मिनट, दूसरा कहा कि जो न्याय है उग्रवादी 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 या क्रांतिकारी बोल लीजिए, कोई कुछ भी आप बोल सकते हैं। कहीं कहीं पे उग्रवादी दिया, कहीं कहीं पे क्रांतिकारी दिया। उग्रवादी सिद्धांत क्या बोलता है? इसमें थ्रिस्मेकस है। थ्रिस्मेकस नाम का एक व्यक्ति है जो सोफिस्ट था। सोफिस्ट था है। वो क्या बोला कि न्याय क्या है? जो शक्ति है जिसके पास शक्ति है उसी के पास, उसी के हित ही न्याय है। न्याय क्यों? शक्ति किसके पास है? राजा के पास है। राजा अब कानून बनाता है किसके? अपने हित में बनाता है। ये बोलते हैं कि शक्ति उसके पास है और वो अपने हित में जो भी कानून बनाता है लोग उसका पालन करने लगते हैं। तो जो लोग पालन करते हैं और ये कानून बनाता है यही न्याय है। तो जब प्लेटो ने कहा आपने इतना तो बोल दिया कि राजा कानून बनाता है और अपने ही हित के लिए बनाता है, लोग उसका पालन करते हैं। सिर्फ थ्रिस्मेकस ने कहा इसका मतलब ये है कि जिसके हाथ में लाठी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्लेटो ने कहा ये तो आप गलत बोल रहे हैं कि शक्ति कैसे न्याय हो सकती है। तो प्लेटो से पूछा आप समझाइए। तो प्लेटो ने कहा कि जो राजा है, राजा हमेशा अपने हित में कानून नहीं बना सकता क्योंकि कभी कभी उसके कानून जो हैं वो उसके खिलाफ भी हो जाते हैं। हमेशा अपने हित में नहीं होता, उसके बनाए हुए कानून उसी के खिलाफ हो सकते हैं। तो ये न्याय नहीं हो सकता है। एक उदाहरण देते हैं कि एक जो जूते सिलने वाला है, एक जूता तो सिलता है लेकिन सभी जूते वो खुद नहीं पहनता है, वो दूसरों के लिए बनाता है। ठीक इसी तरीके से जो शासक है वो अपने लिए ही कानून नहीं बनाता है, वो दूसरों के लिए बनाता है। तो यहाँ पर भी इनकी जो धारणा थी उसको भी काट देते हैं कि नहीं ये भी गलत है। ठीक, तो ऐसे इन्होंने उग्रवादी जो सिद्धांत था न्याय का उसको भी नकार दिया कि ये न्याय नहीं हो सकता है, नैतिकता के आधार पर भी और जो शक्ति का इन्होंने बखान किया उसके आधार पर भी कि शक्ति न्याय नहीं हो सकती है। शक्ति अलग चीज है, न्याय अलग चीज है। अब जब इनका न्याय पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आखिर इनका मतलब क्या था इरेज के अंदर। अब फ्रेंड्स आ जाता है हमारा तीसरा क्या था? व्यवहारिक बोल लीजिए या कार्य कारण, प्रिग्मेटिक कार्य कारण सिद्धांत। ठीक है, तो कार्य कारण में 2 लोग थे, गाल्कन, इनके भाई ही लोग थे वो, गाल्कन और एडिमेंट। ठीक है, अभी लिखना थोड़ा सा हो नहीं रहा है इसमें, आप समझ जाइएगा मैं बोल रहा हूँ। गाल्कन और एडिमेंट के पास गए, 2 लोगों ने तो इनको मतलब 2 लोगों से पूछा, उनसे तो बात बनी नहीं। ठीक, अब तीसरे के पास गए तो इन्होंने कहा कि भैया आप बताइए कि न्याय क्या है। इन्होंने, गाल्कन जी ने बोला कि न्याय क्या है? न्याय वो है कि लोग अत्याचार से बचना चाहते थे तो उन्होंने समझौता किया। किससे? आपस में समझौता किया और एक व्यक्ति को शक्ति देकर के, ये जैसे जैसे हॉब्स की तरह बता रहे हैं कि हॉब्स ने समझौतेवादी की टाइप में इन्होंने बताया कि लोग अपने अत्याचारों से, अपने आसपास के अत्याचारों से बचने के लिए समझौता किया। और वो जो समझौता इसलिए कि ताकि वो अत्याचारों से छुटकारा पा सके और कानून
कानून का इसीलिए वो पालन करते हैं, कानून का इसीलिए जो कानून है उसका लोग पालन करते हैं। क्यों? डर से करते हैं, डर से बोले, क्योंकि डर से ही कानून का पालन होता है, तो लोग उसका पालन करते हैं ताकि वो अत्याचारों से, समाज के अत्याचारों से बच सके। और इसी तरीके से इनका गालगन का न्याय का परिभाषा है, न्याय की परिभाषा इन्होंने ऐसे दिया। फिर प्लेटो ने कहा ये तो आपने गलत कहा। प्लेटो ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने बोल दिया कि शक्ति, तो बोला, अब इन्होंने बोला कि कानून अत्याचार से बचने के लिए होता है। इन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि डर इसमें शामिल हो जाए, डर न्याय नहीं हो सकता है, और अत्याचार की बात तो दूर की बात है, क्योंकि डर जो न्याय है, न्याय ये कोई बाहरी नहीं है, बाहर का चीजें नहीं है। न्याय तो अंतःकरण का है, अंतःकरण की चीज है। न्याय व्यक्ति के अंदर स्वयं में मौजूद है, इसे बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो। प्लेटो का ये मानना था, तो इन्होंने जो व्यवहारिक सिद्धांत था इसको भी नकार दिया कि नहीं ये भी गलत है। अब इन्होंने जब तीनों को नकार दिया तो तीनों ने पूछा कि ठीक है आपने तो नकार दिया, अब आप ही बता दीजिए कि आपके अनुसार न्याय क्या है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्लेटो के अनुसार न्याय बाहरी चीज नहीं होती। न्याय क्या है? न्याय अंतःकरण की है, अंतःकरण, अंतरात्मा मान लीजिए। वो कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर ही न्याय है, ठीक, बाहर की चीजें न्याय नहीं है। जैसे वो वैधानिक न्याय को नहीं मानते थे, जो आज वैधानिक न्याय से इनका मतलब नहीं था। वो न्याय को इस तरीके से देखते थे कि व्यक्ति की नैतिकता, अंदर जो सद्गुण है उसको ही ये न्याय बोलते थे कि सद्गुण क्या है? न्याय है। सद्गुण का जो व्यवहारिक रूप है उसी को इन्होंने न्याय बोला है। और न्याय क्या है इनके अनुसार? कि समाज में जो भी व्यक्ति हैं, समाज में वो अपने अपने गुणों के अनुसार, जो गुण हैं उनके, जो योग्यता या गुण हैं उसके अनुसार, उसके अनुकूल काम करें, और किसी और के काम में हस्तक्षेप ना करें। हस्तक्षेप ना करें। तो इसी तरीके से उन्होंने न्याय के बोला। क्या कहा? कि न्याय ऐसी प्रक्रिया है, न्याय ऐसी चीज है कि व्यक्ति अपने अपने गुणों के, अपने अपनी योग्यता के अनुसार काम करे और किसी और के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। यही न्याय है व्यक्तिगत स्तर पर। ठीक, इन्होंने कहा कि व्यक्ति के अंदर 3 गुण हैं। क्या? 3 गुण बोला कि व्यक्ति के अंदर 3 गुण नहीं, सॉरी, कि 3 गुण होते हैं, सत्व, तम, रज। ठीक, उन्होंने कहा कि ये जो 3 गुण हैं, जब ये लोगों के अंदर संयम में संतुलित रहता है, लोगों में संतुलित रहता है, बैलेंस रहता है, संतुलन रहता है, तो ही व्यक्तिगत स्तर पर वो न्याय का पालन कर रहा होता है। ठीक, और जब किसी ये न्याय का पालन कर रहा होता है उसको बताया, और कहा कि जब सत्व का ज्यादा जिसके अंदर गुण होता है वो शासक बन जाता है, और जो तम का वो क्या हो जाता है? तम का वो बन जाता है सैनिक। अभी और बात करेंगे। रजस का क्या हो जाता है? ये हो जाते हैं किसान, जो अपनी इंद्रियों के अनुसार भोग विलास में लगे रहते हैं और जो राज्य की सेवा करते हैं, उसके बारे में बताया। तो कहा कि ये ही न्याय है कि व्यक्ति अपने अपने कार्यों के, अपने अपने गुणों के अनुसार काम करे, किसी और के हस्तक्षेप ना करे। ये तो था व्यक्तिगत स्तर पर। अब इसी जो न्याय का जो सिद्धांत है फ्रेंड्स, ये व्यक्तिगत स्तर पर, इसको 1 मिनट में साफ कर देता हूं। हाँ, ये 2 स्तरों पर बांट देते हैं। पहला व्यक्ति और राज्य पर। व्यक्तिगत तो इन्होंने कहा कि अपने अपने अनुसार काम करिए, दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करिएगा, न्याय हो गया। राज्य पर आते हैं। राज्य को बोलते हैं कि राज्य को भी 3 भागों में बांट देते हैं। 3 भागों में बांट दिया कि राज्य में न्याय तभी होगा कि जब ये तीनों अपने अपने काम में हस्तक्षेप न करने दें और अपने अपने जो कर्तव्य इनको दिए गए हैं वो प्रॉपर तरीके से करें, तभी राज्य में न्याय स्थापित हो सकता है। ठीक, पहला कौन है? पहला क्या है? शासक। दूसरा सैनिक,
और तीसरा कौन सा है हमारा, कामगार वर्ग, कामगार, कामगार कामगार वर्ग। कहा कि जो शासक का काम है वो शासन करना, सैनिक का काम है देश की सेवा करना, जो सुरक्षा सुरक्षा करना, और कामगार वर्ग का क्या काम है, जो राज्य का जरूरतें हैं उसको पूर्ण करना, सेवाएं देना इसका काम है। इन्होंने ऐसे न्याय की व्यवस्था की है कि जब ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कर्तव्यों का, अपने अपने कामों का अच्छे से पालन करते हैं और किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करते हैं, वही राज्य का न्याय होता है, इनके अनुसार न्याय का। इसकी विशेषता की बात करें फ्रेंड्स, तो इन्होंने जो न्याय आज हम मानते हैं, न्याय की परिभाषा क्या, कि कोर्ट में हमारा कोई मामला जाता है तो न्यायाधीश जो है वो न्याय देता है, हमें निर्णय देता है, उसी का जो न्यायाधीश निर्णय देता है उसी को हम न्याय मान लेते हैं। लेकिन उस तरीके से इन्होंने न्याय की कल्पना नहीं की। उन्होंने कहा न्याय तो व्यक्ति के अंदर होता है, व्यक्ति के अंतःकरण की वस्तु है, ये कहीं बाहर की चीज नहीं है कि कोई और आके बाहर से देगा। न्याय ऐसे नहीं माना। इन्होंने नैतिकता की बात किया न्याय में। न्याय में इन्होंने कहा नैतिकता की बात किया, नैतिक नैतिक माना, वैधानिक नहीं, वैधानिक न्याय की बात नहीं किया फ्रेंड्स। ठीक है, तो इनका न्याय की ये विशेषता थी। अब इसके इन्होंने न्याय की विशेषता तो कर दिया, सबकी चीजें बता दिया, लेकिन इनकी आलोचना भी हुई। आलोचना कैसे हुई फ्रेंड्स, उनके जो शिष्य थे, कौन इनके जो शिष्य थे, कौन, अरस्तु, अरस्तु, इन्होंने आलोचना किया, आलोचना कि वर्ग को 3 वर्गों में बांट करके आप न्याय को स्थापित कैसे कर सकते हैं। न्याय का काम क्या है, एक व्यक्ति है जिसके कुछ अधिकार को छीन लिया गया या किसी वस्तु को ले लिया गया जबरदस्ती या कुछ भी, तो उसको वो वस्तु वापस करनी, वो सम्मान या पुरस्कार को वापस करना, व्यक्ति को लौटाना, वो न्याय होता है। वैधानिक न्याय की बात करते हैं अरस्तु, और ये किसकी बात करते हैं, ये नैतिक न्याय की बात करते हैं। वैधानिक न्याय की बात न करके नैतिक न्याय की बात करते हैं, अंतःकरण की बात करते हैं। तो इस तरीके से इनकी न्याय की आलोचना की गई है फ्रेंड्स। और भी आलोचना कई विद्वानों ने किया है इनका। तो आई होप कि आपको न्याय का ये सिद्धांत इनका समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। इनका ज़्यादा कुछ है नहीं न्याय में, जब इन्होंने जो परिभाषा पिछले जो चल रही थी उसकी किया है, और उसके बाद जब विश्लेषण करने के बाद इन्होंने अपना न्याय का सिद्धांत दिया है। न्याय का सिद्धांत इन्होंने ऐसे दिया कि जो अंतःकरण की व्यक्ति के अंदर ही होता है, बाहर की चीजें हमें न्याय नहीं दिला सकते हैं, और व्यक्ति अपने संयम गुण के अनुसार ही जो काम करता है वो काम करते रहना चाहिए, किसी और के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वही ही न्याय होता है इनके अनुसार। राज्य पर आते हैं तो राज्य कहते हैं कि राज्य में 3 वर्ग होते हैं, तीनों वर्गों को एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और अपने अपने काम को अच्छे तरीके से करना ही न्याय होता है फ्रेंड्स। तो ये था इनका न्याय का विचार। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इनकी शिक्षा पर विचार। आई होप कि आपको न्याय का विचार समझ में आया होगा। फ्रेंड्स शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा क्या है, शिक्षा को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना है, महत्व दिया है। क्यों दिया है, इसी से शासक वर्ग निकलता है, शासक वर्ग, शासक, इसी के जरिए शिक्षा, और इसी से सैनिकों की पहचान होती है, कौन सैनिक बनने लायक है, और यहीं से क्या होता है, यहीं से कामगार वर्ग आता है, कामगार वर्ग। तो ऐसे इन्होंने बात किया कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, किस लिए, राज्य के लिए भी, व्यक्ति के लिए भी, व्यक्ति के विकास के लिए भी। शिक्षा, उन्होंने कहा कि एक मस्तिष्क की जो बीमारी है, मस्तिष्क का इलाज भी मानसिक तौर पर मस्तिष्क से ही उपचार भी हो सकता है। कैसे, शिक्षा को ग्रहण करने से ही इन्होंने माना है। तो शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल दिया, और सबसे ज्यादा इनका बल किस पर था, शासक वर्ग को, शासक वर्ग को खंगालना, मतलब कि कोयले की खान से हीरो को निकालना, उसके लिए क्या करना था, शिक्षा को मजबूत बनाना था। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा की। तो फ्रेंड्स इनका शिक्षा का विचार कोई नया विचार नहीं था। इन्होंने 2 राज्यों की शिक्षाओं को मिला करके और उनके जो गुण दोष थे उनको विश्लेषण कर, जो उनके दोनों राज्यों के गुण थे उनको मिला करके इन्होंने शिक्षा का प्रावधान किया है। पहला क्या था, एथेंस की शिक्षा। एथेंस में शिक्षा प्रणाली थी कौन सी, निजी। लोग अपने अपने बच्चों को खुद से शिक्षा देते थे या पैसे देकर दिलवाते थे। दूसरा क्या था फ्रेंड्स, स्पार्टा।
स्पार्टा, स्पार्टा में कैसी शिक्षा थी फ्रेंड्स? स्पार्टा चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था और वो उसे सैनिक की बहुत जरूरत थी, तो सैनिक शिक्षा पर बहुत अधिक फोकस किया उसने, सैनिक शिक्षा पर, सैनिक शिक्षा पर बहुत अधिक फोकस किया। तो प्लेटो कहते हैं कि इसके एथेंस में कुछ गुण हैं, स्पार्टा में कुछ गुण हैं, तो उन गुणों को मिला करके, उन गुणों को मिला करके प्लेटो ने शिक्षा की अपना व्यवस्था दिया। गुण कौन से थे? उनका यह मानना था कि एथेंस में जो निजी शिक्षा दी जा रही है उससे राज्य के लिए बेहतर नागरिक नहीं तैयार होंगे, या बेहतर जो शासक है वो अच्छा नहीं निकल के आएगा। दूसरा कि ये जो स्पार्टा में दी जा रही थी शिक्षा, वहां पर क्या था, सैनिक शिक्षा पर बहुत अधिक फोकस था, उससे कलात्मक, सारी जो कलात्मक शिक्षा है और साहित्य की शिक्षा है उसका, ये संगीत की शिक्षा है उसका विकास नहीं हो पा रहा था, सिर्फ सैनिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा था। तो उसको यहाँ से उन्होंने क्या ग्रहण किया, सैनिक शिक्षा को ग्रहण किया। और यहाँ स्पार्टा में क्या था, राज्य के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, तो इसको भी यहाँ से ग्रहण किया। और यहाँ से क्या, साहित्य की शिक्षा है और कला की शिक्षा बहुत अच्छी दी जाती थी, तो इसको यहाँ से ग्रहण किया। तो उन दोनों को मिला करके इन्होंने अपने शिक्षा का व्यवस्था किया। अब बात करते हैं इनके शिक्षा पर, जो भी इन्होंने स्टेप वाइज स्टेप कहा कि कैसे शिक्षा होगी। इसको थोड़ा इरेज करते हैं। हाँ, सबसे पहले उन्होंने बात किया कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षा, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति को नैतिक नैतिक बुद्धिमान साहसी साहसी बनाए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षा को दो भागों में बांटा। पहला प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा उच्च स्तरीय, दो भागों में। अब जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो क्या थी, 18 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। प्रारंभिक शिक्षा में उन्होंने कहा कि 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक शिक्षा सभी वर्गों को, जितने भी समाज में हैं सभी वर्गों को अनिवार्य रूप से है, अनिवार्य शिक्षा है, ठीक। अनिवार्य शिक्षा 18 वर्ष तक दी जाएगी। अब इस 18 वर्ष में क्या क्या शिक्षा होगी, इस 18 वर्ष में सबसे पहले जो बच्चे होंगे उनको लिखना पढ़ना सिखाया जाएगा, संवेदनाओं के प्रति उनको शिक्षा दी जाएगी, और जो उनका विकास हो सके, मस्तिष्क का विकास हो सके, शब्दों को, अक्षरों को लिखना पढ़ना समझने की क्षमता विकसित करना, ये शिक्षा दी जाएगी। दूसरा, इन्होंने शारीरिक शिक्षा, ध्यान से सुनिएगा, शारीरिक शिक्षा और जो मानसिक, ये दो पर फोकस किया 18 वर्ष में। शारीरिक शिक्षा में क्या कि स्कूलों में या कहीं पे भी जहाँ पे शिक्षा दी जा रही है वहाँ पे व्यायाम की पूरी व्यवस्था होगी, वहाँ पे पीटी के टीचर होंगे जो शरीर की कसरत है वो करवाएंगे। शरीर से इनका सिर्फ शारीरिक ही कसरत से ही नहीं था, शारीरिक शिक्षा का मतलब ये था कि वो मन से भी, बुद्धि से भी बहुत तेज हो, अपनी बुद्धि को भी तेज करे। और इसमें सिर्फ मानसिक वो शारीरिक शिक्षा में सिर्फ कसरत करवाना ही नहीं था शामिल, उनका ये था कि शरीर तन मन से भी गुण संपन्न हो व्यक्ति, इसलिए उन्होंने शारीरिक व्यायाम की शिक्षा की बात किया, व्यायाम की शिक्षा। और मानसिक में क्या बोला इन्होंने, संगीत होगा, संगीत, हर तरह की संगीत, ललित कलाएं जैसे डांस, आर्ट, चित्रकारी हैं, इस तरीके की शिक्षाएं भी दी जाएंगी। तो इससे क्या होगा, व्यक्ति का मानसिक विकास होगा, व्यक्ति अलग अलग तरीकों के बारे में सोच पाएगा, अलग अलग उसकी जो रचनात्मक कार्य करने की क्षमता है वो उभर कर आएगी, जो उसके जो सुप्त गुण हैं, जो एक अनुवांशिक गुण है वो भी निखर कर आएंगे, ऐसा प्लेटो का मानना था। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि उसने कहा कि ये जो संगीत की शिक्षा है, ये जो ललित कलाएं की कोई भी शिक्षा है, उस पर सेंसरशिप होना चाहिए। सेंसरशिप का मतलब ये कि इस पर निगरानी रखी जानी चाहिए, ऐसी कोई भी चीजें बच्चों तक नहीं पहुंचने देनी जिससे कि जो बच्चे हैं वो गलत ढंग से जाएं या उनकी बुद्धि पर गलत असर पड़े या उनका जो गलत मार्ग पर जाएं, ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अडल्ट चीजें कुछ नहीं होनी चाहिए या उनको उग्र करने वाली कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से कहा। दूसरा कि जो शारीरिक शिक्षा है वो क्या करेगी, बच्चों को साहसी बनाएगी, साहसी
साहसी बनाएगी। अब क्या हुआ कि जो ये शिक्षा दे दिया, एक मिनट फ्रेंड्स, इसको इरेज कर देता हूं। अब क्या किया यहाँ पर, जो शिक्षा इन्होंने दिया, कौन सा, शारीरिक, शारीरिक शिक्षा दिया, और कौन सा, मानसिक, एक मिनट, मानसिक, मानसिक शिक्षा दिया। शारीरिक शिक्षा में बोल दिया और मानसिक शिक्षा में भी बोल दिया 18 वर्ष तक दी जाएगी। 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद फ्रेंड्स उन्होंने कहा कि 2 वर्ष जो है, 2 वर्ष, ध्यान से सुनिए, तो अभी क्या चल रहा है, प्रारंभिक शिक्षा ही चल रही है, प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा ही चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा में शारीरिक और मानसिक शिक्षा दी जाएगी 18 वर्षों तक। 18 वर्ष के बाद ये 2 वर्ष की शिक्षा कौन सी होगी, सैनिक शिक्षा, सैनिक शिक्षा, सैनिक शिक्षा। 18 वर्ष के अंदर ही क्या, कौन से विषय होंगे, थोड़ा गणित होगा, थोड़ा सा साहित्य होगा, और भी चीजें उन्होंने इंक्लूड किया था। सैनिक शिक्षा 18 वर्ष के बाद दी जाने के बाद सभी को अब क्या होगा, प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट हो जाएगी। अब प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और अब आते हैं यहाँ पर उच्च स्तर पर, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा की बात किया। जब यहाँ पर सभी लोगों को तो अनिवार्य था, अब यहाँ से फिल्टर करेंगे। फिल्टर का मतलब कि अब इनकी परीक्षाएं आयोजित होंगी, परीक्षा ली जाएगी, मौखिक भी लिखित भी, जैसे भी उनकी परीक्षा ली जाएगी शास्त्रागार के माध्यम से। और जो लोग उत्तीर्ण होंगे, जो लोग पास होंगे, जो लोग पास होंगे वो आएंगे उच्च शिक्षा में। अब जो पास होंगे वो उच्च शिक्षा में आएंगे, और जो पास नहीं होंगे वो कहाँ जाएंगे, कामगार वर्ग में जाएंगे, कामगार वर्ग में जाएंगे। और जो जैसी जैसी परीक्षा का स्तर होगा उसी हिसाब से वो सैनिक भी बनेंगे, यहीं से सैनिक निकलेंगे। अब कौन बचे, जो जिन्होंने परीक्षा पास किया था। अब यहाँ पर खेल सारा स्टार्ट होता है। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की बात कर दिया, अब उच्च शिक्षा की बात करते हैं कि पास होने के बाद जो बच्चे आएंगे उन्हें उच्च शिक्षा दी जाएगी। उच्च शिक्षा में क्या होगा फ्रेंड्स, उच्च शिक्षा में इन्होंने कहा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस किस पे होगा, गणित पर होगा, गणित, गणित, गणित पर होगा, तर्कशास्त्र होगा, तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र, खगोल, खगोल, धनु और शास्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, इन सभी पर फोकस किया फ्रेंड्स। ये कब तक चलेगी, उच्च स्तर, एक मिनट थोड़ा इसको सीरियस कर देता हूं तब अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा में इनको 2 भाग में बांट लीजिए। जो पास हुए वो उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा के बाद इसको 2 भागों में आप बांट लीजिए। पहला फ्रेंड्स, जब 20 वर्ष से 10 वर्ष की आयु तक, 10 वर्ष की आयु तक, वो 30 वर्ष का हो जाएगा, 30 वर्ष का हो जाएगा, 30 वर्ष तक, यानी 10 पास करने के बाद, आने के बाद 10 वर्ष तक खगोल, खगोल, गणित, गणित, ज्यामिति जिसे ज्योमेट्री भी बोलते हैं, और तर्क, लॉजिक, ये सब पर बात किया जाएगा। दर्शन पर थोड़ा थोड़ा सा दर्शन, पूरा नहीं, थोड़ा दर्शन, थोड़ा दर्शन, थोड़ा दर्शन पर बात। ये शिक्षा दी जाएगी कहां पर, 10 वर्षों तक दी जाएगी। 10 वर्षों के बाद जो भी पास होगा, इसमें जो पास होगा, जो पास होगा उसको आगे किया जाएगा। यहां से स्टार्ट हो जाता है अब, यहां से 35 वर्ष पर। अब उन्होंने कहा कि जो पास होंगे और जो पास नहीं होंगे, वो जो पास नहीं होंगे वो क्या होंगे, प्रशासन के अधिकारी, अधिकारी, जो पास नहीं होंगे वो अधिकारी बनेंगे। जो राज्य के अधिकारी होते हैं, प्रशासन का काम करते हैं, वो लोग यहीं से निकलेंगे, ये शिक्षा ग्रहण करने के बाद है। और जो लोग पास हो जाएंगे वो आएंगे यहाँ पर। अब 35 वर्ष तक की शिक्षा देने के बाद यहाँ पर उन्होंने बोला कि यहाँ पर गणित पे और फोकस किया, गणित अब और ज्यादा पढ़ाएंगे, गणित, और सबसे ज्यादा क्रिटिक फिलॉसफी, 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 क्रिटिक फिलॉसफी पर बात किया, द्वंद्वात्मकता की बात किया।
दर्शन शास्त्र पर सबसे ज्यादा फोकस था। दर्शन शास्त्र उस समय का ऐसा शास्त्र था, ऐसा मतलब सब्जेक्ट था कि जो सबसे पहले नहीं पढ़ाया जाता था। गणित विद्या पास करने के बाद, हर सब्जेक्ट को पास करने के बाद, तब आप लास्ट में दर्शन शास्त्र पढ़ सकते थे। और उनका जो अकेडमी थी उनकी, उनके द्वार पर भी ये लिखा था कि जो गणित और ज्यामिति नहीं जानता है, कृपया वो विद्यालय में प्रवेश न करे। तो वो सबसे ज्यादा महत्व गणित को देते थे, उसके बाद दर्शन शास्त्र को। तो उन्होंने कहा कि जो 35 वर्ष की आयु है, एक मिनट ये थोड़ा साफ कर देता हूं। तो उनका ये फोकस था कि 35 वर्ष तक की जो शिक्षा है उसके बाद क्या करना चाहिए। अब यहीं से वो किसकी तलाश करना चाहते हैं, शासक की तलाश करना चाहते हैं, क्योंकि इतनी तगड़ी शिक्षा देना या लेना सबके बस की बात नहीं है। और फ्रेंड्स ये कि उन्होंने शिक्षा को अनिवार्य बोला कि अनवरत 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 का मतलब ये कि शिक्षा कभी भी रुकनी, व्यक्ति के जीवन में रुकती नहीं है, हमेशा शिक्षा बनी रहती है। वो शिक्षा एक प्रक्रिया बोले कि शिक्षा कभी भी व्यक्ति के जीवन में रुकती नहीं है, और यह उम्र कैसे उसका कोई लेना देना नहीं है, और शिक्षा अनवरत चलती रहने वाली चीज है। तो यहाँ पर उन्होंने शिक्षा बोल दिया कि जो 15 है, जो 35 वर्ष तक 5 वर्षों तक ये लेंगे, 30 वर्ष तक वहां लिया, 5 वर्षों तक ये शिक्षा लेने के बाद अभी भी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है, शिक्षा यहाँ पर पूर्ण भी नहीं हुई है। अब बोलते हैं कि जब 35 वर्ष की शिक्षा पूर्ण हो गई, कैसे कि गणित और खगोल तर्क दर्शन शास्त्र पर बहुत ज्यादा पढ़ा देने के बाद अब यहाँ से शासक वर्ग कैसे निकलता है कि अब इसको व्यवहारिक शिक्षा, अभी तो हम एकेडमी में ही शिक्षा लेते रहे, किताबों की शिक्षा लेते रहे, लेक्चर सुनते रहे, लेकिन हमने समाज का तो शिक्षा ग्रहण ही नहीं किया कि समाज में कैसे होता है, क्या चीजें होती है, उसका तो शिक्षा लिए ही नहीं। तो ये कहते हैं कि 15 वर्षों तक, 15 कितना 15 वर्षों तक, 15 वर्षों तक व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा लेगा कौन, जो दार्शनिक बनेगा, जो दार्शनिक है, जो दार्शनिक शासक बनने वाला है, उसको 15 वर्षों तक शिक्षा लेनी होगी, बाहर की शिक्षा। घूमेगा वो शहरों में, या जो जो उसका प्रदेश होगा वहां जा करके वो 15 वर्षों तक रहेगा, देखेगा, समझेगा, तब जा करके 15 वर्ष। अब कितने वर्ष हो गए इसके, 50 वर्ष हो गए, 50 वर्ष की शिक्षा के बाद, जब व्यवहारिक शिक्षा लेने के बाद, तब प्लेटो कहते हैं कि अब ये दार्शनिक शासक बनने योग्य है। उसकी तो पूरी जान निकाल दी है व्यक्ति की, आपने शिक्षा दे देकर उसकी तो पूरे प्राण ही निकाल दिए। अब वो दार्शनिक क्या, वो पता नहीं क्या क्या बन जाएगा इतनी तो प्लेटो ने इतना कुछ कहा कि 50 वर्ष का जब हो जाएगा व्यक्ति, तब वो दार्शनिक शिक्षा ग्रहण करे, वो दार्शनिक राजा बनने योग्य हो गया है, वो योग्य हो गया, दार्शनिक शासक बनने योग्य हो गया है वो 50 वर्ष तक। इनका ऐसा शिक्षा का ये पूरा कंसेप्ट था फ्रेंड्स। इन्होंने 50 वर्ष तक की शिक्षा, दार्शनिक शासक पर सबसे ज्यादा अधिक फोकस किया, सैनिक पर भी फोकस किया, कामगारों पर भी, लेकिन सबसे ज्यादा उनका फोकस कहाँ पर था, शासक ढूंढना, कोयले से हीरे को निकालना, उनका फोकस यही था। और दार्शनिक शासक की शिक्षा को इतना अधिक महत्व क्यों दिया फ्रेंड्स, उसको समझते हैं। उन्होंने कहा कि इनके अंदर जो लोभ है, लोभ और इंद्रियों की इच्छा, काम वासना, इन पर नियंत्रण पाया जाए, इस पर क्या हो, नियंत्रण हो। और ये जो लोभ है, जो लालच है उसके अंदर, वो तो पूरा खत्म कर देना। इसीलिए उन्होंने शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया है फ्रेंड्स। और वो नहीं चाहते थे कि दार्शनिक शासक ऐसा बने जो अपने सिर्फ हित में काम करे, वो चाहते थे कि इतना शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब लोभ, माया और लालच जब उसके मन से हट जाएगा, तभी वो राज्य का कल्याण अच्छे से कर पाएगा और अपने हित में काम न करके प्रजा के कल्याण के लिए काम करेगा। तो इसीलिए उन्होंने शिक्षा का स्तर बहुत ही हाई लेवल रखा है। देख रहे हैं आप, 50 वर्ष के पूरा हो जाने के बाद वो शिक्षा की बात कर रहे हैं। आप इससे करंट में रिलेट कर सकते हैं कि शिक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एक शासक को इतनी शिक्षा, मतलब इतनी तो नहीं, शिक्षित होना चाहिए, और क्यों हमारे नेताओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्यों एक पॉलिटिशियन को अच्छा पढ़ा लिखा, एक अच्छा ज्ञान जरूर होना चाहिए, व्यवहारिक भी और किताबी ज्ञान भी। सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान से कभी कभी कुछ भी नहीं होता है, कभी कभी किताबें भी साथ दे देती है, मेरा ऐसा मानना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, एक मिनट, ये आ गया लास्ट वाला आ गया, हाँ।
शिक्षा की इन्होंने तो बात कर दिया, इसकी विशेषता भी की बात कर लेते हैं। विशेषता क्या थी इसमें? विशेषता ज़्यादा कुछ नहीं, खास इतनी तो बात कर लिया, आप ही ढूंढ सकते हैं विशेषता क्या थी। विशेषता ये थी फ्रेंड्स कि इन्होंने शिक्षा को जो क्या है, शिक्षा अनिवार्य माना, अनिवार्य और अनवरत, चलने वाली, सदैव सदैव चलने वाली, सदैव चलने वाली शिक्षा माना। दूसरा, इन्होंने क्या किया, राज्य के अंडर किया, के द्वारा, राज्य के द्वारा शिक्षा दी जाएगी, ये बोला। तीसरा फ्रेंड्स मैंने बताना भूल गया, वहां पर स्त्री और पुरुष जो होंगे, स्त्री और पुरुष सभी को समान शिक्षा, सभी के लिए समान, ये नहीं कि स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाएगा, इनका कंसेप्ट ये नहीं था। इन्होंने कहा कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर स्त्री योग्य है तो सॉरी फ्रेंड, अगर स्त्री योग्य है तो स्त्री को भी दार्शनिक राजा बनाया जा सकता है, पुरुष योग्य है तो पुरुष को भी दार्शनिक राजा बनाया जा सकता है, इनका ये मानना था। और शिक्षा में ये स्त्रियों की समानता की बात करते थे और ये मानते थे कि इनको चार दीवारी से बाहर आना चाहिए, इसीलिए इन्होंने शिक्षा में भी स्त्रियों की समानता की बात की। पांचवा फ्रेंड्स ये था कि इनकी जो उच्च स्तर की शिक्षा और माध्यमिक, जैसे इन्होंने व्यायाम की शिक्षा की बात किया, व्यायाम शिक्षा की बात किया, संगीत की शिक्षा की बात किया। आज हम देखते हैं कि ये सब शिक्षा हमें स्कूलों से बाहर भी और स्कूलों के अंदर भी दी जाती है और कई स्तरों पर हमें पढ़ाया भी जाता है, और जो जिसकी इंटरेस्ट होता है वो उस फील्ड में चला जाता है। तो ये इनकी विशेषता थी फ्रेंड्स। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से शिक्षा के बारे में अपना विचार दिया। विचार तो फ्रेंड्स अच्छा है, लेकिन आलोचक कहाँ मानने वाले हैं, कुछ तो कुछ आलोचना करनी है और आलोचना करनी भी चाहिए, क्योंकि आलोचना में सबसे पहला आता है, बात क्या है, आलोचना में सबसे पहली बात आती है कि इतनी बड़ी शिक्षा किस काम की भाई। जब आप 50 वर्षों तक शिक्षा दिए ही जा रहे हैं तो वो अपना जीवन कब जिएगा? स्वतंत्रता तो उसको तो आपने मार ही दिया है एक व्यक्ति को। तो सबसे बड़ी कमी इसमें यह है कि बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबी अवधि की है शिक्षा, पहली आलोचना है। दूसरा कि खर्चीली है, खर्चीली कैसे, वैसे तो राज्य दे रहा है बट आलोचना कर दिया है कि खर्चीली है, सभी के अफोर्ड नहीं कर सकते। तीसरा फ्रेंड्स ये कि प्लेटो ने शिक्षा सबसे ज्यादा किस पर फोकस किया है, शिक्षा देने का काम शासक पर। आलोचकों का कहना है कि शासक पर सबसे ज्यादा इसने फोकस किया, इसलिए इनकी आलोचना होनी चाहिए। और जो कामगार वर्ग है या सैनिक वर्ग है, उन पर कम ध्यान दिया है। चौथा आलोचना ये है कि जो पास हो रहे हैं उनको सीधा आगे स्तर पर भेज दिया जा रहा है और जो फेल हो रहे हैं उनको बाहर कर दिया जा रहा है, अलग अलग कामों में लगा दिया जा रहा है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज की कोई भी व्यवस्था नहीं है, तकनीक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए आलोचना की कि कोई वो अगर वो पास नहीं हो कि कोई डिप्लोमा या डिग्री कर ले, उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, तो ऐसे तकनीकी शिक्षा या कौशल की कुछ बात नहीं किया, तो इसीलिए इनकी आलोचना इस तरीके से हुई। तो फ्रेंड्स ये तो थी इनकी आलोचना, पहला कि वो लंबी अवधि किया, दूसरा बहुत खर्चीली है, तीसरा कि शासक वर्ग पर ज्यादा फोकस किया गया, चौथा कि कोई टेक्निकल जो एजुकेशन है उसकी बात नहीं किया था। तो फ्रेंड्स ये था इनका शिक्षा के ऊपर विचार, और आज हमने बात किया इनके जो न्याय का सिद्धांत था उस पर, और जो इनका आदर्श राज्य था उस पर, और साथ ही साथ हमने बात किया शिक्षा पर इनका। आई होप कि आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और आने वाले जो वीडियोस हैं हम उसमें बात करेंगे इनके जो लाज के स्टेटमेंट का विचार है उस पर बात करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर माने न्याय के बाद उनका जो साम्यवाद आता है उस पर बात करेंगे, और थोड़ा सा फिर इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर बड़ी पिक्चर में देखेंगे कि कैसा इनका विचार था फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये शिक्षा का आदर्श राज्य और न्याय का सिद्धांत समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से और समझ में आए, और आप अपनी बुक में जाके पढ़ेंगे तो मैं समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक की दीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और आने वाली वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।